हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ये है 1830 से 1848 तक। हिस्ट्री बुक ग्रेड 10, ये आपके फर्स्ट सेक्शन इवेंट्स एंड प्रोसेसेस का जो फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड चैप्टर दिया है एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये वाला चैप्टर कंप्लीटली आपको हमारी असा एजुकेशन ऐप पर भी मिलेगा। और कोई डाउट्स हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो, पीडीएफ्स हैं और भी इससे संबंधित क्वेश्चंस, आप ऐप को डाउनलोड करके उस पर आसानी से हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जो हमारी कंजर्वेटिव रेजिमीज थी वो मेनली क्या चाह रही थी कि उनकी जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेट हो। कंजर्वेटिव रेजिमीज का मतलब होता है कंजर्वेटिव ऐसे लोग जो बहुत जल्दी चेंज नहीं चाहते, धीमे धीमे चेंज किया जाए। रेजिमीज उस टाइम पे जो शासन व्यवस्था थी, जो शासन प्रणाली थी, वो जो है कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो पावर है वो कंसोलिडेट यानी इकट्ठी हो। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे एरियाज जो यूरोप के थे, रीजन थे जो यूरोप के, वहाँ जो रिवॉल्यूशन है उसका जुड़ाव किससे बढ़ता जा रहा था? लिबरलिज्म से और नेशनलिज्म। अब कौन कौन सी जगह पे ये सब हो रहा था? इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, जो प्रोविंसेस थी ऑटोमन एम्पायर की, वहाँ पर आयरलैंड और पोलैंड। मेनली इन रिवॉल्यूशंस को लीड कौन कर रहा था? इनको लीड करने वाले पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, जिसमें मेनली प्रोफेसर्स, स्कूल के टीचर्स, क्लर्क्स या जो मेंबर्स थे कमर्शियल मिडिल क्लास के, वो शामिल थे। तो जो सबसे पहला एक बहुत सडन बिग चेंज हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई, वो हुआ आपका फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 में। बॉर्बन किंग जो थे उनको दोबारा जो है पावर में बिठा दिया गया था जब कंजर्वेटिव रिएक्शन हुआ 1815 के बाद। लेकिन अब लिबरल जो रिवॉल्यूशनरीज थे यानी क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने इनको हटा दिया और उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए, जिसके हेड कौन थे? लुइस फिलिप। मेटरनिक ने एक बार ऐसे ही तंज कसा कि जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी पूरे बचे हुए यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, जो इसने एक तरह से ब्रूसेल्स में भी आग भड़का दी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स था, इससे बेल्जियम जो है वो अलग हो गया। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि ये इसमें इम्पोर्टेंट टाइम है कि जो जुलाई रेवोल्यूशन था मेनली वो जो है कारण बना जिसकी वजह से बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। अब कौन सी ऐसी घटना थी जिसकी वजह से जो पढ़ा लिखा तबका था पूरे यूरोप के अक्रॉस, उसमें जो एक राष्ट्रीय भावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी? वो था आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस काम आ सकते। ग्रीस जो है पहले किसका हिस्सा रहा था? ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से। लेकिन जैसे जैसे ये नेशनलिज्म का जो रेवोल्यूशन था यूरोप में ये बढ़ता जा रहा था, उससे एक तरह से संघर्ष शुरू हो गया था इंडिपेंडेंस के लिए। और ये खासतौर से ग्रीक्स में शुरुआत हुई इसकी 1821। जो नेशनलिस्ट लोग थे यानी जो राष्ट्रवाद लोग थे ग्रीस के अंदर, उनको सपोर्ट मिल रहा था और बाकी ग्रीक लोगों से जो कि एक्साइल में रह रहे थे। एक्साइल का मतलब होता है जब आपको देश से निकाल दिया जाता है, जो देश निकाला कहते हैं वो जो है एक्साइल कहलाता है। तो उनको उससे समर्थन मिल रहा था, या फिर बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन से जिनको अपने पुराने ग्रीक कल्चर से काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी थी। अब जैसे पोएट और आर्टिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा ग्रीस को प्रेज कर रहे थे। लॉर्डेड का मतलब होता है प्रेज करना, हाईली प्रेज करना या अप्रिशिएट करना। तो वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीस को प्रेज कर रहे थे कि वो जो है एक तरह से क्रैडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। अब यहाँ पे क्रैडल का मतलब होता है एक तरह से प्लेस ऑफ बिगनिंग, शुरुआत जो है एक तरह की यूरोपियन सभ्यता की जगह जो होगी वो ग्रीस होगी। और ख़ास तौर से इन्होंने लोगों की जो एक राय होती है उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से बढ़ा दिया कि लोग जो है समर्थन में आ गए इस संघर्ष के। और किसके अगेंस्ट? मुस्लिम एम्पायर के। जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने जो है फंड्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए और फाइनली वो खुद भी जो है वॉर में लड़ने चले गए, जहाँ उनकी डेथ हो गई फीवर की वजह से 1824 में। फाइनली जो ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में, उसकी वजह से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर पहचान मिली। तो यहाँ ये वाला जो है कि ट्रीटी जो कॉन्स्टेंटिनोपल की थी, इसने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर जो है पहचान दी।
ये आपके लिए MCQ में हेल्प कर सकता है। अब है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये जो एक डेवलपमेंट था नेशनलिज्म का, ये ऐसा नहीं था कि खाली लड़ाई हो गई या क्षेत्रीय तौर पे विस्तार हो गया तो जो है राष्ट्रवाद जो है बढ़ने लग गया। नहीं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कल्चर, जो कि नेशन को बनाने के एक आइडिया को जो क्रिएट करने का मेन रोल होता है वो प्ले किया गया कल्चर के द्वारा। जैसे आर्ट और पोइट्री हैं, स्टोरीज हैं, म्यूजिक हैं, इन सब ने मदद करी इन नेशनल फीलिंग्स को दर्शाने में और शक्ल देने में। तो आप ये मेन मान सकते हैं कि कल्चर जो है इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशन को बनाने में आइडिया के, और साथ ही साथ आर्ट और पोइट्री, स्टोरीज और म्यूजिक की मदद से ये नेशनल फीलिंग्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर पाए। अब जैसे हम रोमांटिसिज्म की तरफ देखते हैं, रोमांटिसिज्म जो है एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जिसका मेन पर्पस था एक पर्टिकुलर फॉर्म जो नेशनल सेंटिमेंट्स की होती है उसको डेवलप करना। अब जो खास तौर पे रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, वो हमेशा रीजन या साइंस, जो लॉजिक होता है, साइंस होता है, उसकी जो भी तारीफ करता है या उसका ज़्यादा जो प्रेज किया जाता है, ग्लोरिफिकेशन मीन उसका जो प्रेज किया जाता है उसकी वो आलोचना करते थे। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करते थे। और दूसरी तरफ जो है उनका मेन फोकस होता था इमोशंस पर, इंट्यूशन, यानी कि जो उनकी अपनी एक भावनात्मक फीलिंग्स हो रही हैं, एक रहस्यमय फीलिंग्स है, इन सब पर जो है उनका ज़्यादा फोकस होता था। तो मेन उनका जो कोशिश होती थी वो ये था कि एक शेयर तौर पे जो हमारी कलेक्टिव विरासत है इसकी एक सेंस को जगाया जाए, एक हमारा कॉमन कल्चरल पास्ट था उसको बताया जाए, ये हमारी जो चीज़ें हैं आधार बने एक नेशन को बनाने का। और बाकी जो रोमांटिक्स थे, जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने क्लेम किया कि एक सही मायने में जो जर्मन कल्चर है वो जो है हमें आम आदमी जो होता है उसके बीच में ढूंढना चाहिए, जिसको बोलते हैं डास वो। इन फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, यानी जो लोक कला है, लोक गीत हैं, लोक कविता है, सही मायने में ये है ट्रू स्पिरिट नेशन की, जिसको पॉपुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम जो प्रोजेक्ट है नेशनल बिल्डिंग का इसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना इस तरह के फोक कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है, तभी हम नेशन बिल्डिंग को प्रमोट कर सकते हैं। अब जैसे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जोर किस पर दिया, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे, या जो लोकल लैंग्वेज होती है, या जो ऐसी लोकल कथाएं थी उनकी, लोक कथाएं जो हैं, इनका मेन पर्पस जो था, जो जोर दे रहे थे इन चीज़ों पे, उसका पर्पस ये नहीं था कि खाली वो एक पुरानी जो उनकी एंशिएंट नेशनल स्पिरिट है उसको ही रिकवर करना है, नहीं, बल्कि वो ये चाहते थे कि जो हमारे आज के मॉडर्न नेशनलिस्ट हैं उनका जो मैसेज है वो हमारी बहुत सारी उस ऑडियंस तक जाए जो बिना पढ़ी लिखी है। खास तौर से ये केस था पोलैंड की में, जिसको पार्टीशन कर दिया गया था एंड में 18वीं सेंचुरी के इन ग्रेट पावर्स के द्वारा, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि पोलैंड का जो पार्टीशन हुआ था वो मेनली किसकी वजह से हुआ था 18वीं सेंचुरी में, ये तीन पावर्स जो थी इनकी वजह से। अब कहने को पोलैंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता था, पर जो नेशनल फीलिंग्स होती हैं वो आज भी जिंदा थी म्यूजिक और लैंग्वेज की वजह से। कैरल कर्स्पिंस्की ये जो है कैसे सेलिब्रेट करते थे, ये जो है नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करना उनका जो एक कोशिश थी वो अपने ओपेराज, म्यूजिक की वजह से उसके थ्रू करते थे। जो उनके लोक डांसेस होते थे, फोक डांसेस, उनको जो है लोक नृत्य जो होते हैं उनको जो है वो कोलोनाइज कर देते थे, या जो मजरका होता है उसको वो नेशनल सिंबल्स जो होते हैं उसमें टर्न कर लेते थे। ऐसे करके वो नेशनल स्ट्रगल की खुशी को सेलिब्रेट करते थे। दूसरा, यहाँ जो है लैंग्वेज ने भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में। जब रशियंस ने ऑक्यूपाई कर लिया तो पोलिश लैंग्वेज जो है स्कूल्स वगैरह से सबसे हटा दी गई, क्योंकि अब रशियन लैंग्वेज को जो है हर जगह थोपा जा रहा था। 1831 में एक आर्म्ड विद्रोह जो होता है रशियन रूल के खिलाफ वो हुआ, जिसको कि पूरी तरह से दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इसको देखते हुए बहुत सारे
जो मेंबर्स थे क्लर्गी के पोलैंड के अंदर, उन्होंने अब लैंग्वेज को अपना हथियार बना लिया एक राज का जो विद्रोह करना है उसके। पॉलिश इस्तेमाल करी जाने लग गई चर्च की गैदरिंग्स में, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं सब में जो है अब पोलिश भाषा का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। नतीजा क्या हुआ? बहुत सारी संख्या में जो प्रीस्ट होते हैं या जो बिशप्स होते हैं उनको जेल में डाल दिया गया और उनको साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज के द्वारा पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि उन्होंने जो है रशियन भाषा में प्रीच करने से मना कर दिया। एक तरह से जो पॉलिश है इसका इस्तेमाल सिंबल के तौर पे करा जाने लग गया, एक स्ट्रगल का सिंबल बन गया रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। तो आप ये देख सकते हैं कि रशियन डोमिनेंस के खिलाफ कौन सी लैंग्वेज थी जो सबसे ज्यादा सिंबॉलिक बनी स्ट्रगल की, वो थी आपकी पॉलिश लैंग्वेज। फिर यहाँ पर आपके यहाँ इसमें बॉक्स 1 में ग्रिम ब्रदर्स के बारे में बताया गया है, उनकी फोक टेल्स और नेशन बिल्डिंग का। ग्रिम्स फेरी टेल्स ये एक बहुत फेमिलियर नाम है। दो भाई थे, जेकब और विल्हेम ग्रिम। इनका जन्म हुआ था जर्मन शहर में हनाउ में 1785 और 1786 में। जब दोनों थे ये स्टडी कर रहे थे लॉ, तभी उनका जो एक इंटरेस्ट है वो पुरानी लोक कथाओं को इकट्ठा करने में या इकट्ठा करके कलेक्शन बनाने में उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उन्होंने लगभग 6 साल जो है गांव-गांव घूमकर लोगों से बात कर और फेरी टेल्स लिख कर जो है इनको समय को पूरा किया। मतलब 6 साल उन्होंने इस तरह से बिताए और फिर यही जो स्टोरीज हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रही थी, उनके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करी। ये काफ़ी हद तक पॉपुलर थे बच्चों और बड़ों के बीच में, जो उनकी फेरी टेल्स थी। अब 1812 में इन्होंने अपना पहला कलेक्शन जो है इन टेल्स का निकाला। दोनों ही ब्रदर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे पॉलिटिक्स में भी, लिबरल पॉलिटिक्स में, खास तौर से ये जो मूवमेंट था फ्रीडम ऑफ प्रेस का, इसके लिए। और इसमें बीच बीच में उन्होंने जो है एक 33 वॉल्यूम डिक्शनरी जो जर्मन लैंग्वेज की है उसको भी पब्लिश कर दिया। अब ग्रिम ब्रदर्स ने ये देखा कि जो फ्रेंच डोमिनेशन है वो एक तरह से खतरा बनता जा रहा है जर्मन कल्चर के लिए, और उनका ये मानना था कि ये जो उन्होंने लोक कथाएं इकट्ठी करी हैं ये एक तरह से प्योर दर्शाती हैं जो हमारे एक ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट है, हमारी जो जर्मन के जिसे कहते हैं हमारे जर्मन भाषा की जो एक आत्मा है उसको पूर्ण रूप से ये दर्शाती है जो हमारी लोक कथाएं। तो उनका ये मानना था कि ये जो प्रोजेक्ट है फोक टेल्स को कलेक्ट करना और जर्मन लैंग्वेज को डेवलप करना, एक तरह से ये क्या बन गया, एक उनकी कोशिश थी कि वो फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज कर रहे थे और एक जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे इस कलेक्शन के थ्रू। तो ओवरऑल इसमें जो है ये समझ में आया कि जो ग्रिम ब्रदर्स थे मेनली उन्होंने क्या किया, ये जो लोक कथाएं वगैरह थी उसको जो है एक तरह से कलेक्ट किया और उसको ये दिखाने की कोशिश करी कि यही हमारी असली जर्मन जो स्पिरिट है उसका सही एक्सप्रेशन है। तो उनका जो विरोध दर्ज करना था फ्रेंच डोमिनेशन के खिलाफ वो इन्होंने इसके थ्रू किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये करते हैं अगले वीडियो। हमारा ये जो वीडियो है ये आप असा एजुकेशन ऐप पर भी देख सकते हैं। आप असा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिस टॉपिक का आप थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए आप असा एजुकेशन ऐप पे आ सकते हैं। यहाँ अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आपकी रिक्वेस्ट पे वो क्रिएट किया जाएगा एज अ डाउट क्लियरेंस। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे MCQs हो, PDFs हो और सब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपको सब चीज़ें हम इजीली कम्युनिकेट करके डिस्कस कर सकते हैं असा एजुकेशन ऐप पे। अब मिलते हैं अगले वीडियो।